तो कैसे हैं जी आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये जो आपका थ्योरम है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आया तो 5 नंबर के लिए आ सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर, और कम से कम अगर मैं बोलूँ तो 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो समझ लीजिए कि 5 नंबर तो आपके पक्के। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो कैसे आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, और फिर उसके बाद से इसको प्रूफ करना है। ठीक है, समझे ना। ये सब कुछ भी नहीं बनाया रहेगा, ये तो मैंने बनाया है क्योंकि इसका यूज़ अभी यहाँ पे आएगा ना, इसके लिए मैंने पहले ही ये डायग्राम बना दिया है। आपको बस इतना ही स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसी को देख करके आपको समझना है और फिर आगे का जो भी है वो लिखना है। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपको याद है क्लास 9th में कंडीशनल स्टेटमेंट हमने देखा था। अगर भूल गए हो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जिसमें इफ और देन आता है। जैसे यहाँ पर देखो इफ आया है और देन आया है। ठीक है, तो इफ के बाद ये जो पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, इफ के बाद का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है आपका, ये गिवन रहता है, मतलब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप ऐसे समझो। और फिर देन के बाद जो दिया रहता है ना, इसे हमें प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन लिख ले पहले। तो चलिए देखो क्या बोला जा रहा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ, समझेगा। आप सपोज करो कि आपके पास एक ट्राइंगल है इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि अगर कोई लाइन, ठीक है, पैरेलल है ट्राइंगल के किसी एक साइड के, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये देखो ये लाइन L ड्रॉ कर दिया जो पैरेलल है BC के। ओके, और ये क्या करता है, जो इसके मतलब इसके जो दोनों साइड्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, ये इंटरसेक्ट भी कर रही है ना ये वाली लाइन। समझ लो ये P और Q, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आप लोग देख सकते हो। लाइन L जो है वो पैरेलल है BC के, और ये जो लाइन L है ना, ये साइड AB और AC को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक में वही बात लिखी हुई है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, तो फिर ये जो लाइन है ना वो क्या करता है, वो जो दोनों साइड्स होते हैं ना उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब क्या, AP अपॉन, देखो AP अपॉन PB ये इक्वल होगा किसके, AQ अपॉन QC के। समझ में आया। तो ये आप लोगों को क्या करना है जी, प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। ठीक है, पहले तो ये फिगर ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद गिवन लिखोगे। गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में, ठीक है, लाइन L पैरेलल टू साइड BC, ये जो लाइन L है ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ। और फिर यहाँ पे लिखिए एंड लाइन L इंटरसेक्ट्स, लाइन L जो है ना वो इंटरसेक्ट करता है AB और AC को, AB एंड AC एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे, तो पॉइंट P एंड Q पे। ठीक है, एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। समझ में आया। तो जो कुछ भी गिवन था वो हमने लिख दिया। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, टू प्रूव, यानी जो हमें प्रूव करना है वो हम लिखेंगे। तो देखो इसको मैं यहाँ से पहले तो मिटा दूं, और देखो आप लोगों ने प्रैक्टिस एट 1.1 किया है ना, अगर नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ उसको कर लेना, उसके बाद से यहाँ पर आना, क्योंकि उसका कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, इसीलिए प्लीज़ आप लोग 1.1 को करके ही यहाँ पे आना। ठीक है, वैसे किया ही होगा आप सभी लोगों ने। यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AP अपॉन PB ये इक्वल है किसके, AQ अपॉन QC के। ये हमें क्या करना है जी, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, याद कर लीजिए इसको। देखो पता है जब भी मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे सर ने भी मुझे बोला था, सबको बोला था क्लास में, कि ये जो थियरम है ना वो एग्जाम में आता है पक्का 100%। ठीक है, उन्होंने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो मैंने उस टाइम पे पता है क्या किया था अगर आप लोग चाहो तो मैंने जैसे इसको याद किया था वैसे भी आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन
अभी मैं आपको समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा, तो समझ करके पढ़ोगे तो और अच्छी बात है। तो देखो मैंने क्या किया था पता है, एक पेज पे ये पूरा थ्योरम लिख लिया था, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पेज पे तो आ ही जाएगा, इतना तो आ ही जाएगा, मैंने वो पूरा लिख लिया था। और मैं जहाँ पे भी चाहे सोती थी, ऐसे मैंने कई सारे थ्योरम्स याद किए थे, जब मैं सोते जाती थी तो उसको देख करके ही सोती थी, मतलब मेरे तकिए के नीचे ना वो पड़ा रहता था, ठीक है, कभी भी मैं कहीं पे जाऊँ तो भी उसको लेकर के जाती थी, मतलब वो समझ लो कि मेरे हाथ में वो थ्योरम्स तो वो रहता ही था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ज्योमेट्री के कई सारे थ्योरम्स याद किए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो ये टेक्निक्स अपना सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक बार अगर आपने पढ़ करके छोड़ दिया फिर हम भूल जाते हैं, ऐसा मेरे साथ भी होता था। इसीलिए मैं क्या करती थी, उसको बार बार पढ़ते रहती थी, क्योंकि जो चीज़ हम रोज रोज देखते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं, तो वो हम जल्दी भूलते ही नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, एक पेज पे लिखिए और फिर उसको देखते रहिए, अपने सिराने के नीचे, अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, और जब मन करे तब उसको निकाल करके देखते रहो, है ना। तो ये एक अच्छा आइडिया है पढ़ने का। चलिए अभी देखते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप वैसा ही करना, पेज पे लिखना और फिर घूमते रहना उसको लेकर के, चिट्ठी, है ना। लेकिन चिट्ठी कौन सी, मैथ वाली चिट्ठी, ऐसी वैसी नहीं, है ना, पढ़ाई वाली चिट्ठी जो हमारे काम आ सके। तो चलिए अभी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे आपको बताती हूँ। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो ना, तो डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन करने का क्या करेंगे, हम पीसी और बीक्यू को ज्वाइन करेंगे। देखो ऐसे, ये देखो ऐसे डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन करने का, याद रखना। ओके चलो, ये देखो ज्वाइन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ पीसी एंड सेग लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेगमेंट, है ना। सेगमेंट पीसी एंड सेग बीक्यू, ओके। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग चालू करेंगे इसका प्रूफ। तो कैसे होगा, ये टोटल 3 पार्ट्स में होगा। क्या क्या करने वाले हैं हम, देखो हम क्या करेंगे ना, पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेने वाले फर्स्ट स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेने वाले, फिर तीसरे में हम लोग ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेने वाले। अभी आपको कुछ भी नहीं समझा रहेगा, चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला, तो ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ठीक है। तो मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में पता है क्या होगा, इनके जो आपके हाइट्स होंगे ना वो सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, कहाँ पे हाइट सेम है, दिखाती हूँ ना आपको, रुको। ये ट्रायंगल में देखो ए पी क्यू में, समझो ये आपका बेस है, और ये वाले ट्रायंगल में देखना, ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, राइट। तो अगर इसको मैंने बेस समझा है और मुझे ये ट्रायंगल का हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स रहेगा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर खींच दूंगी, राइट। इस प्रकार से ये देखो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बताना जरा, ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, यानी ये हो जाएगा हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके। अब देखो ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ये वाले ट्रायंगल की, तो ये आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये भी याद रखना। तो देखो बेस के अपोजिट में ये वाला वर्टेक्स है, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इसके ऊपर। आपको पता है ना कि एक पॉइंट से हम लोग एक ही परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे हाइट खींचा ना, वो इस ट्रायंगल का भी हाइट है और यही इस ट्रायंगल का भी हाइट है, मतलब दोनों का जो हाइट है ना वो क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर क्या लिखने का, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, इसके जो करस्पॉन्डिंग बेसिस है उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, समझे। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जो हाइट्स है ना वो क्या है, सेम है, ओके। चलिए लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बताना जरा। बेस कौन सा है इसका, ए पी, और दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, पी बी, समझे। और इसका रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ओके। इनके जो हाइट्स है ना वो क्या है, इक्वल है, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई आप लोगों को, यस, समझे ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंड इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है, इसको आप भूल जाओ, अब ये नहीं लेना, अब ये लेना ही नहीं है, ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल अभी आपको लेना है, ये वाला और ये वाला।
तो इसका नाम लिखेंगे PQC, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे लिख देते PQC। ठीक है, तो अभी इन दोनों ट्राइंगल्स में भी जो साइड्स है ना वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। कैसे, रुको बताती हूँ। देखो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसका काम हो चुका है। चलो तुम लोग अब यहाँ से भाग जाओ। ओके, देखो अब मैं क्या करूँगी ना, ये वाले ट्राइंगल में इसको बेस समझ लेते हैं, और ये वाले ट्राइंगल में इसको हम लोग बेस समझ लेते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे गोजामाजी नहीं करना है, मतलब ऐसे आप ऐसे कटपिट मत करना, ओके, समझे ना, ऐसे मत कीजिएगा वरना फिर मार्क्स कट जाएंगे। मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ, नहीं तो फिर कैसे बताती कि मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इसलिए आप ऐसे मत कीजिएगा एग्जाम में, ओके। अच्छे से साफ सुथरा आपका डायग्राम होना चाहिए। तो इसको मैंने बेस समझा, इसको मैंने बेस समझा, राइट। अब मुझे इसका क्या ड्रॉ करना है, ये हाइट। तो मैं क्या करूँगी, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स रहेगा वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींच दिया, ये हो गया मेरा हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, और ये ट्राइंगल का हाइट अगर मुझे ड्रॉ करना हुआ तो अब ये क्या है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अपोजिट में, बेस के अपोजिट में ये है हमारा वर्टेक्स। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, और एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। तो ये भी मतलब ये जो हाइट है ना वो दोनों ट्राइंगल्स का होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो यहाँ पे हाइट्स क्या है, सेम है। तो जब भी हाइट सेम रहते तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ये किसके इक्वल होगा बताना। देखो इसका बेस AQ और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, QC, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया QC। अच्छा, इसका रीजन क्या लिखोगे, तो यही सेम टू सेम, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स लिख देते हैं ना, कितना सिंपल है, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। बात समझ में आई आप लोगों को, ओके। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए आपको क्या प्रूव करना था, देखो जरा, अभी देखोगे ना आपको समझेगा। हमें क्या प्रूव करना था, AP अपॉन BP जो हमें मिल चुका है, AQ अपॉन QC ये भी हमें मिल चुका है, राइट। तो अगर सुनो, यहाँ पे ये दोनों तो हमें मिल चुके हैं, पर सुनो, अगर इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड दोनों अगर इक्वल आ जाए तो फिर हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। मतलब क्या, ये और ये अगर सेम आ जाए, ठीक है, ये और ये अगर सेम टू सेम आ जाए तो फिर हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी दोनों सेम टू सेम है क्या, सेम नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये बात तो ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB और यहाँ पे तो PQC है, तो ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे PQB है तो यहाँ पे भी PQB होना चाहिए था। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो हम ना अभी ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। बहुत सारा इसमें मैंने कटपिट कर दिया है, इसके लिए आपको समझ नहीं रहा होगा। तो देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ओके, तो ये दोनों ही ट्रायंगल में सुनना बड़े ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल्स में जो बेस है ना वो क्या है, कॉमन बेस है। कैसे कॉमन बेस है, रुको आपको बताती हूँ। देखो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्रायंगल PQB, इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। देखो ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया PQB और PQC, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में बेस क्या है बताना जरा, PQ इज द बेस। मतलब ये ट्रायंगल का बेस भी यही है, ये ट्रायंगल का बेस भी यही है। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC, PQ यानी कि कॉमन बेस, ठीक है। PQ इज द बेस लिख देते सीधे सीधे, PQ इज द बेस। तो बेस क्या है, यहाँ पे सिमिलर है, मतलब सेम टू सेम है, इक्वल बेस है। उसके बाद यहाँ पे लिखती हूँ एंड ये जो आपका PQ है ये क्या है, पैरेलल है BC के। कैसे समझ में आया, यहाँ पे लिखा था ना लाइन L इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड PQ इज पैरेलल टू BC। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अभी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ना हर जगह क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइट्स है ना वो भी क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम होंगे, इक्वल हाइट होंगे। देखो तो ये दोनों ट्रायंगल्स में जो आपके बेस है वो भी सेम है, ठीक है, और जो हाइट्स है वो भी क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं पहले तो एंड PQ इज पैरेलल टू BC, राइट। सो दे आर फॉर हाइट्स of both triangles, heights of both triangles are same, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे।
देखो मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिया, ट्राइंगल PQB और ट्राइंगल PQC, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला कि PQ इज द बेस, मतलब PQ क्या है आपका कॉमन बेस है, तो यहाँ पे आप कॉमन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा लिखिएगा, PQ इज द कॉमन बेस, क्योंकि वो दोनों का बेस है ना, तो मतलब इसमें वो क्या है कॉमन है, राइट। एंड PQ इज पैरेलल टू BC, तो अगर ये पैरेलल है इसके तो फिर इनका जो हाइट्स होंगे, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। और जब भी ऐसा होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे कैसे, रुको बताती हूँ। अभी देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC मैंने लिखा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा मैंने, PQB, पहले मैं PQB लिखती हूँ, फिर नीचे मैंने लिखा PQC, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, जो इसके करस्पॉन्डिंग ये होते हैं बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स, उनके इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो हाइट भी क्या है, सेम है, जो हाइट इसका है वही हाइट इसका भी रहेगा, फिर जो बेस इसका है वही बेस इसका भी रहेगा। तो हाइट से हाइट कट जाएगा, बेस से बेस कट जाएगा, बचा क्या 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बताओ क्या आएगा, यही आएगा ना, समझे कि नहीं। तो आप ऐसे डायरेक्टली लिखोगे ना फिर भी चलेगा, ओके, समझ में आई मेरी बात। देखो यहाँ पे हाइट्स भी सेम है, बेस भी सेम है, इसके लिए मैंने क्या लिखा कि ये दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है ना वो भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल ही होगा। ओके, क्लियर है आपको, ये मैं मिटा दूं, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, समझा ना अच्छे से। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ओके, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखो इक्वेशन 1 देखो, 2 देखो और 3 देखना। तो यहाँ पे देखो PQB और PQC दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। PQB और PQC दोनों क्या इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड और मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे तो फिर AP अपॉन BP ये इक्वल होगा किसके, AQ अपॉन QC के, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 से हमको क्या समझ में आया कि ये वाला और ये वाला, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे तो फिर इनके जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखो यहाँ पे APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ओके, समझ में आया आपको। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो जो इनके राइट हैंड साइड होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी AP अपॉन PB, यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, यहाँ पे लिख देते हैं AQ अपॉन QC, ठीक है। तो देख लीजिए जो हमको प्रूव करना था हमने कर दिया, यही करना था ना, AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, आप लोग देख सकते हो आ गया है ना, समझ में आया आप लोगों को। तो ये है आपका BPT थियरम, पहली बार किए ना आप, इसलिए आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर मेरा यकीन कीजिए अगर आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप बड़ी आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। आप इसको पार्ट्स में समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों को लेना है, उसके बाद ये दोनों को, और लास्ट में ये दोनों को ले लीजिए, बस आपका काम खत्म, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेज पे लिखना और उसको अपने तकिए के नीचे रखना, जब मन करे तब उसको उठा करके पढ़ते रहना, ओके। तो ऐसा काम आप जरूर कीजिएगा और इस तरीके से आप कई सारे थ्योरम्स याद कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई एक थ्योरम लिखो एक पेज पे और उसको 2 से 3 दिन लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। 2 से 3 क्या, अगर आपको 2-3 दिन में याद नहीं हुआ तो 10 दिनों तक पढ़ते रहो ना, क्या काम है आपका, पढ़ना ही तो काम है। आपको बस एक ही काम दिया गया है, खाली बस पढ़ो, ठीक है। तो जो काम दिया जाता है उस काम को एकदम अच्छे से करने का, ओके। तो आपने ये लिखा और उसको याद कीजिए। अगर आपको ये वाला थ्योरम याद हो गया फिर दूसरा थ्योरम आप पेज पे लिखिए और फिर उसको उसी तरीके से याद कीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो ज़रूर आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और ज्योमेट्री तो मैं आप लोग का करवा ही रही हूँ, ठीक है, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको करवा के दूंगी, ओके। बस आप लोग एक काम करना, रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते रहना कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो ना तब मुझे लगता है कि हाँ वीडियोस अपलोड करने चाहिए, इसीलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो चलिए बच्चों, अभी चलते हैं, गुड बाय।